नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे सत्र, सियासत और संग्राम की। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र सोमवार से शुरू हुआ। कांग्रेस सत्र में सरकार को घेरने की तैयारी में थी, लेकिन वो पहले ही दिन सदन के अंदर खुद घिर गई। राज्यपाल के अभिभाषण पर कांग्रेस दो भागों में बटी नजर आई। हुआ कुछ यूं कि दिग्विजय सिंह के करीबी विधायक जीतू पटवारी ने राज्यपाल के अभिभाषण का बहिष्कार किया, लेकिन सदन के नेता कमलनाथ ने उसे उनका निजी मामला बता दिया और उसके बाद सत्ता पक्ष भी हमलावर हो गया। आज हम सत्र में हुए इसी संग्राम और उस पर हुई सियासत पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। 15वीं विधानसभा का बजट सत्र सोमवार से शुरू हो गया है। पहले दिन सोमवार को राज्यपाल मंगू भाई पटेल के अभिभाषण से सदन की कार्यवाही पूरी हुई। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में परंपरागत रूप से राज्य सरकार की योजनाओं और विकास कार्यों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि सरकार राज्य के 8.5 करोड़ नागरिकों के सहयोग से आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के संकल्प के लिए काम कर रही है। मध्य प्रदेश तेजी से आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर राज्य के रूप में उभरा है। राज्य सरकार पिछड़ा वर्ग के सामाजिक, शैक्षणिक तथा आर्थिक उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। पिछड़ा वर्ग के सर्वांगीण विकास और कल्याण की दृष्टि से मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन सरकार की इसी प्रतिबद्धता की अभिव्यक्ति है। पिछड़ा वर्ग आरक्षण के विषय में माननीय न्यायालय के समक्ष सरकार अपना पक्ष पूरी मजबूती के साथ रख रही है। जिन विषयों के मामले न्यायालय में लंबित नहीं है, उन विषयों को छोड़कर अन्य सभी मामलों में पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने की कार्यवाही की गई है। ये सत्र 25 मार्च तक चलेगा, जिसमें शिवराज सरकार वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट 9 मार्च को पेश करेगी। इस दौरान कांग्रेस ने कई मसलों पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रखी है, लेकिन वहीं बजट सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने ऐसी हरकत कर दी जिससे न केवल कांग्रेस की कलह उजागर हुई, बल्कि कांग्रेस की गुटबाजी भी खुलकर सामने आ गई। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने सोशल मीडिया पर राज्यपाल के अभिभाषण के बहिष्कार कर दिया और उस पर अड़िग दिखाई दिए। मैं राज्यपाल जी का अभिभाषण का विरोध करता हूं और इसके बहिष्कार की घोषणा करता हूं। कैसे सुना जा सकता है ऐसा अभिभाषण जिसमें मध्य प्रदेश में गायों की हत्या में हम विश्व में अपना नाम कर दिया है। 1 रुपया 60 पैसा मेरी गाय माता की रख रखाव के लिए सरकार ने दिया था, जो अपने आप में बताता है कि गाय की हत्यारी सरकार है। कैसे सुना जा सकता है इस बजट को, इस अभिभाषण को, जिसमें लोकतंत्र की हत्या की गई। जीतू पटवारी की इस हरकत पर सदन में बवाल हो गया। सत्ता पक्ष ने उन पर संसदीय परंपरा और नियम तोड़ने का आरोप लगाया। कांग्रेस में भी अलग थलग पड़ गए। नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने खुद जीतू पटवारी के कदम को गैर जिम्मेदाराना करार दिया। कमलनाथ ने कहा कि अभिभाषण का बहिष्कार पार्टी का फैसला नहीं है। कोई भी सदन हो, उसकी गरिमा बनी रहनी चाहिए। जीतू पटवारी जी के आचरण पे वो तो मैंने कह दिया जी, क्या कहेंगे सर? मैंने सदन में कह दिया। यू थिंक इट्स रॉन्ग, गलत है? मैंने कह दिया सदन में जो बोलना है। कमलनाथ के इस बयान पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनकी तारीफ की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वो कमलनाथ को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इसे गलत परंपरा माना है। सीएम ने कहा कि मामले में आसंदी फैसला लेगी और कदम उठाएगी। मैं आभारी हूं और धन्यवाद देता हूं नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ जी को। उन्होंने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ये कहा कि ये गलत परंपरा है। जीतू पटवारी के राज्यपाल के अभिभाषण के बहिष्कार ने बीजेपी को कांग्रेस को घेरने का मौका दिया है। बीजेपी नेताओं ने इसे कांग्रेस की कलह और गुटबाजी करार देने में तनिक भी देरी नहीं की। जीतू पटवारी जी के आचरण पे क्या कहेंगे? वो असंसदीय आचरण है। मैं सत्ता में ही रहना चाहता हूँ, सत्ता में ही रहना। माहौल बिगड़ा तो कांग्रेस ने डैमेज कंट्रोल की कोशिश की। कमलनाथ ने नरोत्तम मिश्रा को दूसरों के घर में झांकने की जगह अपना घर संभालने की नसीहत दे डाली।
तो जीतू पटवारी के राजनीतिक आका दिग्विजय सिंह ने घुमा फिराकर ये दिखाने की कोशिश की कि कमलनाथ की अगुवाई में कांग्रेस एकजुट है। नरोत्तम मिश्रा जी मुझे सदन की कार्रवाई ना समझाएं। मैंने लोकसभा बहुत देख ली, विधानसभा बहुत देखी है, मुझे उनकी एडवाइस की जरूरत नहीं है। लोकतंत्र के खिलाफ है, मैं लोकतंत्र के साथ हूँ। कांग्रेस और बीजेपी दोनों मध्य प्रदेश में 1.5 साल पहले से ही इलेक्शन मोड में है। कांग्रेस बजट सत्र में सरकार को घेरने की तैयारी में थी, लेकिन सत्र के पहले दिन ही कांग्रेस की कलह ने उसे बैकफुट पर ला दिया। देखना यह है कि इस मसले पर सदन में आगे कहां तक बात बढ़ती है और कांग्रेस की अंदरूनी सियासत में इसका क्या फर्क पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। लीजिए, तो शुरुआत हुई और शुरुआत हंगामे के साथ ही हो गई। मतलब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है पर कुछ ना कुछ होना जरूरी होता है। कई बार बहस हो जाती है, कई बार हंगामा हो जाता है। यहाँ तो ऐसी जगह पे ऐसी चीज पे हंगामा हुआ है जिसके लिए कोई भी खुलकर कुछ नहीं कह रहा है। यहाँ तक कि कमलनाथ को भी हमने देखा, उनको जो भी कहना था और उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है। देखिए, बात ही ऐसी है, एक संवैधानिक पद होता है, यदि उन्होंने कुछ कहा है, कोई परेशानी थी, बाद में बात हो सकती थी, वहां पर बहिष्कार करना और उसके बाद एक्सेप्ट भी करना इस चीज को कि हाँ, मैं ऐसा खंडन करता हूं, हमें ऐसा अभिभाषण नहीं सुनना चाहिए। लोकतंत्र की बात हो रही थी। तो सत्र, सियासत और संग्राम में इस चर्चा में बहुत ज्यादा कुछ ना बोलते हुए इस चर्चा को आगे बढ़ाती हूं। 2 मेहमान जुड़े हैं, उन्हीं से इसके जवाब लेंगे कि ये दिन भर का जो आज कार्यक्रम हुआ या जो बिहेवियर उनका था, क्या ये सही था, कितना सही था और आगे ये कैसे 25 मार्च तक ये पूरा सत्र चलना है, कैसे चलेगा। सबसे पहले मैं परिचय करा दूं आपका मेहमानों से। कांग्रेस के विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा हमारे साथ हैं। हीरालाल अलावा जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और बीजेपी विधायक मुनमुन राय जी हमारे साथ हैं। मुनमुन राय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले हीरालाल अलावा जी आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि बहुत सारी चीजों पे आज कांग्रेस पर ही सवाल उठ रहे हैं। क्या जरूरत थी? और देखिए, कहीं ना कहीं एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि ये ठीक नहीं था, कोई बात थी, हो सकती थी। और मुझे लगता है कि नेता प्रतिपक्ष भी, और जब वहां पर कमलनाथ हैं तो मुझे लगता है वहां तक बात जा सकती थी। क्या वाकई में ये एक बार फिर गुटबाजी का परिचय दिया है कांग्रेस ने? देखिए, जो जीतू पटवारी जी ने जो बयान दिया, जो ट्वीट किया था, उस ट्वीट के संबंध में हमारे पार्टी के नेता और विपक्ष के नेता माननीय कमलनाथ जी ने उसका जवाब सदन के भीतर दिया है। अब मैं उससे आगे बढ़ना चाहता हूं। जीतू पटवारी जी ने जो पूर्वाभास से उनको लगा और अपने हिसाब से उन्होंने जो ट्वीट किया है, आज जब सदन में वास्तव में जब महामहिम राज्यपाल जी ने अभिभाषण पढ़ा तो ये बात उनकी सत्य साबित हुई कि सदन के भीतर जब अभिभाषण के दौरान जब हमने उस अभिभाषण की गहराइयों को समझा तो उसमें गरीब वर्ग के लिए, किसानों के लिए, हमारे ST SC वर्ग के लिए ऐसा अभिभाषण में ऐसा कुछ भी नहीं था कि प्रदेश में अंतिम पंक्ति में खड़े वर्ग को आगे बढ़ने का एक मौका मिलेगा। उनके अधिकारों को लेकर मध्य प्रदेश सरकार कहीं दूर दूर तक गंभीर नहीं दिखी। जरूर पेशा कानून का जिक्र हुआ है, लेकिन पेशा कानून की घोषणा होने के बाद भी आज तक मध्य प्रदेश सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। पेशा कानून जब मध्य प्रदेश पेशा कानून के लिए जब नए नियम बनाए गए तो पेशा कानून की जो मूल भावना थी कि पेशा कानून को 6वीं अनुसूची के पैटर्न पे लागू किया जाएगा, उसको कोई नए नियमों में कोई जिक्र नहीं किया गया। मध्य प्रदेश में 5वीं अनुसूची गंभीर मुद्दा थी आदिवासी समाज के लिए, जनजाति प्रदेश के 2 करोड़ जनजाति समाज के लिए। 5वीं अनुसूची का राज्यपाल महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में कहीं से कहीं तक जिक्र नहीं हुआ। आदिवासी इलाकों में आज भी अभी ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की एक गंभीर समस्या है, फ्लोराइड से जूझ रहे। उन फ्लोराइड फ्री पानी देने के लिए अभिभाषण में कहीं भी जिक्र नहीं हुआ। ग्रामीण इलाकों में, मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में जो किसान भाइयों के लिए एक योजना चलती थी, किसान अनुदान योजना, ट्रांसफार्मर किसानों के लिए फ्री में लगाए जाते थे। कुछ % की राशि किसान इकट्ठा करते थे और कुछ % राशि मतलब 75% राशि सरकार देती थी। आज ट्रांसफार्मर नहीं होने के कारण कई किसान अपनी
फसल लेने से वंचित रह जा रहा है, इस पे महामहिम राज्यपाल जी ने कहीं जिक्र नहीं किया। ग्रामीण महामहिम राज्यपाल जी ने अभिभाषण में 3000 किलोमीटर सड़क बनाने की बात की मध्य प्रदेश में। ये प्रदेश के विकास के लिए एक अच्छी बात है, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रदेश की जनता और हमारी मध्य प्रदेश सरकार को अवगत कराना चाहता हूं कि 3000 सड़कें जो बनाई जा रही वो बड़े बड़े शहरों को जोड़ने वाली योजना है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर, गाँव के भीतर, एक गाँव में 10 से 15 मोहल्ले होते हैं, उन मोहल्लों के भीतर कनेक्टिविटी की कहीं बात नहीं की गई। तो मोटी मोटी बात यह है कि इसमें बड़े बड़े शहरों के विकास की परिकल्पना की गई है। इसमें किसानों, गरीबों, आदिवासियों, मजदूरों के लिए ऐसा कुछ भी विशेष नहीं है कि हम ये कह सकें कि महामहिम राज्यपाल जी का भाषण बहुत अच्छा था। ठीक है, मुनमुन राय जी क्या माने, आज जो कुछ भी हुआ, तमाम चीजें हुई हैं, उस पर प्रतिक्रिया भी आ गई हैं, क्या जीतू पटवारी कमलनाथ को सदन का नेता नहीं मानते? क्योंकि देखिए अब या फिर हम एक तो ये सवाल ले लें, या फिर मैं ये कहूं कि जैसा कि हीरालाल अलावा जी कह रहे हैं कि वो सारा जिक्र था ही नहीं जिसको हम सुनते या एक्सेप्ट करते, बिल्कुल अलग थलग बातें हो रही थी और इसीलिए उसका बहिष्कार हो गया। मैं राखी जी, जिस तरीके से आज माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण में जीतू जी ने ट्वीट करके जो घटना दिया है, उसको लेकर खेद तो दोनों दल के लोगों ने, हमारे नेता लोगों ने कर दिया, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ हमारे सदन के अध्यक्ष कोई ना कोई ऐसा दंडित इनको जरूर करें जिससे आने वाले समय में हमारे हमेशा सदन की गरिमा बनी रहे। और जो अभिभाषण माननीय राज्यपाल जी का, जो हमारे प्रदेश का आईना होता है, सरकार हमारी क्या काम कर रही है उसको लेके हमारे राज्यपाल जी बोलते हैं, और संसदीय परंपरा के खिलाफ ऐसा अगर उनका व्यवहार है तो निश्चित है आने वाले समय में उनके द्वारा और बड़े कृत्य किए जाएंगे, जो हम विधायकों के लिए, संविधान के लिए और संसदीय कार्य के लिए एक अच्छा सूचक नहीं होगा। इस कारण मैं मांग भी करा हूँ, मैंने कहा भी कि इनके ऊपर कार्रवाई हो, जिसमें हमारे और कोई विधायक इस तरीके नहीं है। वो तो ठीक है, आप तो अभी भाषण में आप देख लेंगे, साधो मैम थी, डॉक्टर, पूर्व मंत्री रहीं, एक पटेल जी थे पूर्व मंत्री, वो भी लगातार ऐसे ही असंसदीय बीच में रोका टोकी करने का काम कर रहे थे। लेकिन ठीक है, विपक्ष करेंगे, लेकिन जो अभिभाषण आप पूर्व में ऐसा बिहेवियर कर रहे हैं कि आप सब जानते हैं, मतलब ये कि राज्यपाल आपके हिसाब से अभिभाषण करे, सरकार आपके हिसाब से, माननीय जीतू पटवारी जी के हिसाब से चलेगी। आपकी गुटबाजी है, कांग्रेस कई धड़ों में बटी हुई है, सिर्फ अपने आप को ऊपर दिखने के लिए, अपने आप को एक ऐसा दिखना है कि हम कांग्रेस के सर्वोसर्वा है, अपनी बात को जनता के सामने यह दिखाना कि हम हैं तो पूरी कांग्रेस है, यह करने का प्रयास करके उन्होंने यह निंदी कृत किया है। इसको मैं कह सकता हूँ जबरदस्ती को इन्होंने अपने आप को, अपनी विधानसभा और अपने जिला और प्रदेश में दूसरे कांग्रेसी विधायकों को नीचा दिखाते हुए अपने आप को सर्वोपरि, मतलब इतने ज्ञानी, परम ज्ञानी हो गए कि पूरा सदन उनसे नीचे है और वो बहुत बड़े जानकार हैं। अरे पूरी सरकार का आईना देखिए आप, किसानों के लिए सरकार काम कर रही है, हमारी शिक्षा, स्वास्थ्य, हमारे कृषि, जल, हर बिंदु को लेते हुए बात करी माननीय हमारे राज्यपाल महोदय ने। अभी बात आई बड़े शहरों की रोडें, 3000 साढ़े 3000 किलोमीटर, प्रधानमंत्री सड़क ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, मुख्यमंत्री सड़क योजना, सम्मान निधि हमारे किसानों का, हमारे ऊर्जा से लेके हर घर में नल कनेक्शन देना, टोटी लगाना, हमारी हर प्रकार की योजना, संबल योजना, लाडली लक्ष्मी योजना को और बढ़ाना। हमारे कह सकते हैं कि हमारे जो बच्चे, अभी हमारे यहाँ एक सिकल सेल बीमारी हो रही है हमारे आदिवासी क्षेत्रों में, उनको लेकर सरकार गंभीर हुई है। उसी प्रकार हमारे मध्याह्न भोजन से लेके ग्रामीण क्षेत्रों में, हमारे ट्राइबल क्षेत्रों में, वहीं पर उन्हीं के लोगों को गाड़ियों के द्वारा उन्हीं के पंचायतों में अनाज वितरण, इन तमाम योजना के साथ साथ बृहत काम सरकारें करने जा रही है। अभी कोरोना काल में इतनी महामारी होने के बाद हमारी अर्थव्यवस्था को पटरी में बनाए रखना भी सरकार की जवाबदारी थी, और तीसरी लहर को किस तरीके से मध्य प्रदेश की सरकार ने कंट्रोल करते हुए लोगों का जीवन बचाया है, रोजगार को बढ़ाया, व्यवसाय को आगे बढ़ाने में काम किया है। मैं इस अभिभाषण के माध्यम से मैं कृतज्ञता जाहिर भी करता हूं कि भाई सरकार जिस आईना हमारे जब रखा है आज राज्यपाल महोदय ने, उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में जो बचे हुए हमारे 1.5-2 साल जमीनी स्तर में उतरेंगे और मध्य प्रदेश सरकार का काम दूसरे अन्य राज्यों से आगे है और खुशहाल होगा, ऐसी उम्मीद रखता हूँ। ठीक है, एक बात और कहीं ना कहीं मुझे लगी है, हीरालाल अलावा जी, जैसा कि 25 मार्च तक ये सत्र चलना है, उम्मीद करते हैं पूरी तरह से चले
और ठीक है, हंगामा होता रहता है, पर इस तरीके से ना हो कि मुद्दे छूट जाएं, बात ना हो पाए प्रॉपर। इस चीज़ का ध्यान रखा जाना चाहिए। अभी तो मुझे लगता है लड़ाई नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी को लेकर भी होगी और निश्चित तौर पर होगी। पिछली बार हम देख चुके हैं क्या कुछ हुआ था। अब डॉक्टर गोविंद सिंह है, उनकी एक प्रतिक्रिया आई थी अभी हाल ही में, वो मैं आपको बताऊं तो उन्होंने कहा था कि हम पूरी तरह से बात करेंगे। उन्होंने गोपाल भार्गव से मुलाकात भी की है और निश्चित तौर पर उन्होंने कहा है कि हम भीख तो नहीं मांगेंगे, कटोरा लेके तो नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ ये जरूर है कि जैसा हमेशा परंपरा और नियम में रहा है, सत्ता पक्ष के पास जाए अध्यक्ष और विपक्ष के पास जो आती है वो नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी आए। तो अब ऐसे में विधानसभा उपाध्यक्ष की बात है, हाँ विधानसभा उपाध्यक्ष के लिए, लेकिन ये यहां पर जितनी चीजें हम देख रहे हैं, जितनी चीजें ये होंगी, क्या लग रहा है ये बात, ये मुद्दा, ये तमाम चीजें, ये एक चर्चा का जो सार होता है, जो बातें निकल कर आती हैं, क्या इसको लेके भी हंगामा देखें? ये सवाल मेरा इसलिए भी है क्योंकि आज एक छोटी सी चीज पर ये अभिभाषण हो जाता, ये तमाम चीजें हो जाती, उसके बाद चीजें बहुत स्मूथली चलती, लेकिन हंगामा यहीं से शुरू हो गया। अब पता नहीं कि आप इन तमाम चीजों में ना जाने और कौन सी चीजों को लाएंगे, हो सकता है वो उससे संबंधित ही ना हो, तो कैसे सत्र चलेगा? उन सब चीजों पर कैसे बात कर पाएंगे जो महत्वपूर्ण है? देखिए, ये हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था की एक खूबसूरती है कि पक्ष और विपक्ष कई ऐसे मुद्दे होते हैं जिनको चर्चा के माध्यम से उन मुद्दों का समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। और हमारे वरिष्ठ नेता गोविंद सिंह जी हैं, उन्होंने भी अगर अब किसी समस्या को लेकर और प्रदेश की जनता के हितों को देखते हुए अगर चर्चा करी और चर्चा करने के लिए कोई कदम उठाया, तो ये कोई गलत कदम नहीं है। ये हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है कि सदन को बेहतर चलाने के लिए सदन में प्रदेश की जनता के मुद्दों को, खासकर गरीब मजदूर किसानों के मुद्दों को, उनकी समस्याओं को लेकर सदन में चर्चा हो, बहस हो और इसी बहस से उनकी समस्याओं का समाधान हो। उसके लिए बातचीत के रास्ते हमेशा खुले रहना चाहिए, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, और यही हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। आज अगर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, अगर हम लोग विपक्ष और पक्ष के दोनों अगर मिलकर बैठेंगे नहीं, तो निश्चित ही ये जो प्रदेश कुछ संचालन के लिए प्रदेश की जनता के जो मुद्दे हैं कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएंगे। तो यह होना चाहिए, आपस में कोई विवाद हो, मनभेद हो, मतभेद न हो, लेकिन हमेशा चर्चा के माध्यम से इस लोकतंत्र की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए हमें चर्चा के दरवाजे खुले रखना चाहिए। और प्रदेश के गरीबों के जो मुद्दे हैं, प्रदेश की जनता के जो मुद्दे हैं, खासकर आज कोरोना काल में किस प्रकार मेडिकल कॉलेजों में, चाहे प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र हो चाहे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में, किस प्रकार गरीब जनता परेशान रही है, वो कहीं न कहीं हमने देखा है। और ये अच्छी बात है कि तीसरी लहर जल्दी जाने वाली है और इसका दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिला है, लेकिन अभी भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में मध्य प्रदेश काफ़ी पिछड़ा हुआ है। और ख़ासकर जो आदिवासी बहुल्य इलाके हैं, हमारे धार, झाबुआ, बड़वानी जैसे आदिवासी बहुल्य इलाकों में मेडिकल कॉलेज अभी तक जिला स्तर पर नहीं पहुंचे हैं, तो कहीं न कहीं हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में आदिवासी इलाकों में पिछड़े हुए नज़र आते हैं। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार अगर आदिवासियों के लिए वास्तव में चिंतित है, उनके स्वास्थ्य को लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर, अभी पिछले नेमावर हत्याकांड हो, चाहे नीमच के बाणदा में आदिवासी भील समाज के युवा के ऊपर बर्बरता हुई वो हो, चाहे हाल ही में बैतूल में बेकसूर युवाओं के ऊपर जो लाठीचार्ज किया गया वो घटना हो, कहीं न कहीं प्रदेश में युवाओं के ऊपर शोषण अत्याचार बढ़ते जा रहा है। तो ये मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार की जिम्मेदारी है कि प्रदेश के आदिवासियों का किस प्रकार उनको सुरक्षा दी जाए, किस प्रकार सरकार की योजनाएं अंतिम पंक्ति में खड़े वर्ग तक पहुंचे। क्योंकि हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में जब सरकार बजट पेश करती है तो हजारों करोड़ रुपए अंतिम पंक्ति में खड़े वर्ग के लिए आवंटित होता है, चाहे एसटी हो, एससी हो, चाहे ओबीसी हो, लेकिन सरकार की योजनाएं धरातल पर नहीं पहुंच पा रही है। और यही कारण है कि आज पलायन हजारों की संख्या में प्रतिदिन हो रहा है। कुपोषण, आज हमारे महामहिम राज्यपाल जी ने इस बात को सदन में स्वीकार किया कि कुपोषण कम हुआ, इसका मतलब कि भारी संख्या में कुपोषण है, भारी संख्या में आज भी मातृ मृत्यु दर,
शिशु मृत्यु दर जैसी गंभीर समस्या है, तो इसका समाधान निकालना चाहिए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमको बेहतर काम करना चाहिए और आदिवासी समाज के ऊपर जो बर्बरता और अत्याचार की जो घटनाएं हो रही है उनको संज्ञान में लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को कड़े एक्शन लेने चाहिए और बेकसूर युवाओं को उनके ऊपर जो फर्जी मुकदमे दायर किए जा रहे हैं उसकी भी खासकर बैतूल में जो घटना हुई है उसकी भी न्यायिक जांच होकर बेकसूर युवाओं को नहीं फंसाना चाहिए। मैं यही आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं। बाकी लोकतंत्र की खूबसूरती के लिए चर्चा बहस जरूरी है और ये होती रहना चाहिए। देखिए ये बात तो है, ये बात कमलनाथ ने भी कही है कि कोई भी सदन हो उसकी गरिमा बनी रहनी चाहिए, लेकिन शुरुआत ही हंगामे से हो गया तो पता नहीं आगे क्या होगा। खैर ठीक है, देखिए बजट 9 तारीख को आना है और मुझे ऐसा लगता है कि देखिए बजट है, बजट के बाद में आप समझ सकते हैं MP 23 लगा ही हुआ है, उसकी तैयारियां भी हैं। जब सब एक साथ होते हैं ना एक जगह पे तो ये सुगबुगाहट, ये चर्चाएं बहुत जोरों पे होती हैं। इसीलिए मैंने ये सवाल भी आपसे पूछ ही लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं आज जो घटनाक्रम हुआ है और हमेशा कांग्रेस पर यह बात आती गई है कि गुटबाजी 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 पता नहीं कब खत्म होगी। और गोविंद सिंह का जिक्र भी मैंने इसीलिए उठाया था क्योंकि अभी मुश्किल से 1-2 दिन की ही बात है, उनसे जो चर्चा हुई थी वो प्रतिक्रिया आई थी, तो मुझे लग रहा था कि चाहे कमलनाथ, गोविंद सिंह, इनकी पीठ पर किसका हाथ है, जीतू पटवारी अलग कर दीजिए आप दिग्विजय सिंह, तो ये जो चीजें हैं ना, ऐसे आप कैसे MP 23 को जीत पाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल था। मुझे लगता है कांग्रेस को बहुत इसके लिए सोचना चाहिए। खैर मुनमुन राय जी, क्या उम्मीद करें हम कि 9 को जो बजट है उसमें मुख्य रूप से फोकस किन चीजों को लेकर किया गया होगा और कितनी राहत हम जनता को सरकार ने सोची है देने के लिए? अभी आपने आज के भाषण से एक लाइन देखा आपने स्वास्थ्य को लेके 5-6 जगह हमारे मेडिकल नए कॉलेज हो रहा है। पुराने जो मेडिकल कॉलेज है उनके काम बहुत तेजी है, जैसे मेरा एक मेडिकल सिवनी में भी दिया गया, वो भी हमारा ट्राइबल आदिवासी आधे से ज़्यादा विधानसभा जिला है। तो ऐसे मैं कह सकता हूँ इस समय सरकार नए नए मेडिकल कॉलेज खोल रही प्राय आने वाले समय में हम उम्मीद करेंगे पूरे के पूरे जिलों में हमारे मेडिकल कॉलेज होंगे। उसी प्रकार उन्हें शिक्षा पर विशेषकर CM राइस अभी आपने देखा स्कूल खोलने जा रही है हमारी सरकार, लगभग 350 स्कूल हैं। इसी प्रकार रोडों का मैप आपने देखा, पूरा जाल बिछाने का काम करने की सरकार करी। उसके साथ साथ हमारा कृषि के क्षेत्र में सिंचाई का क्षेत्र बढ़ाया हुआ है, हमने बिजली का उत्पादन बढ़ा रहे हैं, हम लोग सोलर ऊर्जा पे भी जा रहे हैं। उसी प्रकार के इस बार का जो हमारे बड़े बड़े डैमों का अधिकांश डैमों की इस बार सार्थता मिली है। हम उम्मीड करते हैं कि जो आज 37 लाख हजार हेक्टेयर भूमि सिंचित कर रहे हैं, आने वाली इन 1.5 सालों में हम 50 लाख से ऊपर अधिक भूमि को सिंचित भी करेंगे। रोजगार हमारे प्रदेश का एक बड़ा मुद्दा है, वो देने का काम करेंगे। अभी आपने देखा 6 माह इसमें सकल कम से कम 10,000 करोड़ सकल हमारे घरेलू की कार बढ़ा हुआ है इस मंदी के दौर में और कोरोना काल में रोजगार लोगों को देने का काम किया। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस बजट से लोगों ने जिस तरह से उम्मीद लगाए हैं कि बजट हमारा सर्वहारा वर्ग का होगा, सबके होगा, सबकी स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और रोजगार, ये मुद्दे को लेकर हमारी सरकार चल रही है। और खेल को लेकर हमारे बच्चों को शिक्षा देश से लेकर विदेश तक और हमारे प्रदेश की जनता का मान सम्मान हमेशा बना रहे, इन तमाम मुद्दों को लेकर ये हमारा बजट आएगा और हर वर्ग के लिए होगा, हर समाज के लिए होगा। और उम्मीद करता हूँ कि ये हमारा ऐसे एक आईना होगा जिसको लेकर हम 2023 के चुनाव में भी हम अपने प्रदेश की उपलब्धियां जनता के बीच में रख पाएंगे। हीरालाल यादव जी, कांग्रेस ने कुछ चीजें ऐसी सोच रखी होंगी, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु होंगे, महत्वपूर्ण पॉइंट्स होंगे जिसको लेकर चर्चा होनी है इस बजट को लेकर, जो उम्मीद करते हैं कि सत्ता पक्ष ये जनता को दे और जनता को मिलना चाहिए। देखिए, एक तो प्रदेश में जो बजट पेश होने वाला है 2022-23 का, बजट में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने की दिशा में जैसे कि हमारे माननीय जी ने कहा है कि उन्होंने विशेष प्रावधान किया है, लेकिन हम लोग अपेक्षा करते हैं कि स्वास्थ्य सेवाएं भी जो ऐसे क्षेत्र जो अति पिछड़े हैं, जहां पर अभी भी 150 से 200 किलोमीटर दूरी पर मेडिकल कॉलेजेस नहीं है, उनको प्राथमिकता में लेनी चाहिए। जैसे हमारे धार, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, खरगोन जैसे जो ज़िले हैं जहां पर दूर दूर तक मेडिकल कॉलेजेस नहीं है। दूसरा, बजट में सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देने की बात, जैसे हमारे
साथी बता रहे हैं, तो निश्चित ही सोलर ऊर्जा के माध्यम से हम प्रदेश को प्रदूषण मुक्त बना सकते हैं। लेकिन जो टारगेट होता है सोलर ऊर्जा के लिए, खासकर जो मोटर पंप और जो घरेलू सोलर ऊर्जा के लिए, उसमें बहुत कम होता है। वेटिंग इतनी ज़्यादा लंबी होती है कि आम किसान भाई तक उस योजना का लाभ नहीं मिल पाता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात जो आज के समय में मध्य प्रदेश में जो देखने को मिल रही है वो बेरोजगारी। मध्य प्रदेश में बेरोजगारी चरम पे है और युवा कोरोना काल में लाखों की संख्या में बेरोजगार हुए हैं। तो निश्चित ही बजट में मध्य प्रदेश सरकार को युवाओं को रोजगार देने की दिशा में विशेष प्रावधान करने की जरूरत है, ताकि जो डिग्री लेकर 2-2, 3-3 डिग्री लेकर बेरोजगार युवा घूम रहे हैं उनको स्थानीय स्तर पर सरकार रोजगार देगी। तो निश्चित ही प्रदेश के युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ेगा और प्रदेश भी विकास की दिशा में 4 कदम आगे बढ़ेगा। अगर युवाओं को रोजगार मिलेगा, स्थानीय स्तर पर उन्हें काम मिलेगा। एक और महत्वपूर्ण बात है कि जो आदिवासी समाज में उनके विकास के लिए आदिवासी उप योजना के तहत जो पैसा आ रहा है, पहले जनजाति विभाग के माध्यम से एक नोडल विभाग माना जाता था कि जनजाति विभाग अन्य विभागों को देगा, लेकिन पिछले 2018 से जब से केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि आदिवासी उप योजना का पैसा का दुरुपयोग न हो, अन्य मदों में खर्च नहीं किया जाए, उसके लिए विशेष नियम बनाए जाने चाहिए। मध्य प्रदेश में 2023 हो गए, लेकिन 4-5 साल बीतने के बाद भी हमारी सरकार आदिवासी उप योजना को लेकर नियम नहीं बने हैं। तो उस आदिवासी उप योजना के पैसों का सही इस्तेमाल हो, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले खासकर हमारे आदिवासी भाइयों तक योजनाओं का लाभ मिले, उसके लिए नियम बनना चाहिए, ताकि उन पैसों का हजारों करोड़ रुपए जो आ रहा है वो अन्य मदों में खर्च नहीं किया जाए। तो ये हम लोगों का विशेष अपेक्षा है। और एक और महत्वपूर्ण आज बात हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय ने कही कि हम लोग जंगलों में रहने वाले हमारे आदिवासी भाइयों के लिए उनको पट्टे देने के लिए हम काम करेंगे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में ज़्यादातर जो शेड्यूल एरिया है और जो जंगल क्षेत्र है वहाँ पे कम्युनिटी राइट्स अभी तक नहीं के बराबर दिया गया है। टास्क फोर्स ने रिपोर्ट दी थी कमलनाथ जी के नेतृत्व में जब बनी थी, तो वो रिपोर्ट भी अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई। तो हम चाहते हैं कि टास्क फोर्स रिपोर्ट के आधार पर कम्युनिटी राइट्स यहाँ के जंगलों में रहने वाले हमारे आदिवासी भाइयों को वन में निवास करने वाले अन्य वर्ग के भाइयों को भी मिलना चाहिए। ये प्रदेश की जनता अपेक्षित है। और एक और आखिर में अंतिम महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो कर्मचारी वर्ग की एक बड़ी लंबे समय से मांग है कि उनको पुरानी पेंशन 2004 से पूर्ववर्ती पेंशन जो ओपीएस जिसको कहा गया ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए। तो सरकार को चाहिए कि कम से कम कर्मचारी वर्ग का भी ध्यान रखे, ओपीएस मध्य प्रदेश में भी लागू हो, ताकि हमारे प्रदेश में जो कर्मचारी वर्ग प्रदेश के विकास में बड़ी भूमिका निभाते हैं उनको रिटायरमेंट के बाद अपना भविष्य उनको सिक्योर नजर आए। ये हम नए बजट में अपेक्षा करते हैं। एक क्योंकि समय की भी सीमा है, मुनमुन जी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जितना इन्होंने बताया ये सब चाहते हैं विपक्ष में होने के नाते कि बजट में तमाम चीजें आए। मुझे ऐसा लगता है ठीक है, इन पॉइंट्स को इंक्लूड करिए और जो भी चीजें सोच रखी हैं जिससे जनता तक उनकी चीज पहुंचे और जनता का भला हो, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है जितना जिस विभाग के लिए जितना जिस चीज के लिए करोड़ों का बजट आता है उसका इंप्लीमेंट भी जल्द से जल्द हो जाए। हम लाएं तो करोड़ों का बजट, पता चलिए मान लीजिए बहुत छोटे से राशि से बोलती हूँ, मान लीजिए 10 करोड़ का या 100 करोड़ का बजट है, अब पता चला उतना किया तो जाना है, गया वो 5 ही करोड़, बाकी 5 का पता ही नहीं है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो जो भी टीम उसको इंप्लीमेंट कराने के लिए काम करती है वो बहुत ईमानदारी से उस चीज को सफल बनाए, तब जाके मुझे लगता है वो तमाम चीजें डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर होती हैं। निश्चित है सरकार में हमें हमारी जवाबदारी है कि हमारी सरकार 1-1 रुपए की राशि अगर जनता के लिए बजट में रख रही है तो वो ज़मीनी स्तर में पूरा खर्च हो, पूरा कार्य हो, उसका उत्पादन हो, उसका विकास हो। और जो रोज़गार की बात है, आज के समय में सरकार ने इतनी योजनाएं चलाई हैं, हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे बच्चे रोज़गार पाने वाले के साथ साथ देने वाले बनने जा रहे हैं। उसी प्रकार अभी एक अपने उपाध्यक्ष पद की बात करी थी पूर्व में कि उस समय गोविंद सिंह जी गए हमारे वरिष्ठ नेताओं से मिलने। कांग्रेस के समय में कमलनाथ जी ने साफ मना कर दिया था कि हम उपाध्यक्ष नहीं देंगे, परंपरा आपने तोड़ा है।
कहीं ना कहीं इस पंचवर्षीय में तो आपको मिलेगा नहीं। दूसरी बात आती है विकास की, मेडिकल कॉलेजों की। मैं एक उसमें से 15 महीने की कांग्रेस की सरकार है, मेरा मेडिकल सैंक्शन, मेरा भूमि पूजन होने के बाद माननीय कमलनाथ जी मेरे पड़ोसी जिले के हैं, उन्होंने मेरा मेडिकल छीन ले गए, बंद करा दिया, कैंसिल कर दिया। उसी प्रकार एक माइक्रो इरिगेशन की योजना थी, 5000 हेक्टेयर भूमि लाल माटी क्षेत्र में सिंचित होता, उन्होंने अपने जिले में ले गए। तो हम भी प्रताड़ित बैठे हैं उन 15 महीना में, हमारे जिले का भी विकास हुआ। लेकिन हमारी सरकार इन दो भाषा, दो तरीके का रूप न रखते हुए हर जिले के लिए काम करने जा रही है। हम भी चाहते हैं कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल हो, हमारी रसोइयाँ महिलाएं जो काम कर रही हैं उनका भी पेमेंट बढ़े। इन तमाम बात हम भी सरकार में रख रहे हैं। जो सरकार बेहतर, हमारे जानकार लोग हैं, क्या बेहतर हो सकता है सरकार चलाना, जनता के हित में काम करना, ये हमारी प्राथमिकता है। और हम उम्मीद करते हैं आने वाला बजट सर्ववारी वर्ग का होगा, सबका होगा, विपक्ष भी उसमें खुश होगा। अब विपक्ष का काम हमेशा विरोध करना, वो तो करेगा ही विपक्ष, उनका तो कांग्रेस का एक रीति नीति बन गई है, छोटी बड़ी बात को लेना और सदन को ना चलने देना। वो कहीं ना कहीं आने वाले समय हम देखेंगे। बिल्कुल, चलिए, क्योंकि समय की सीमा है, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, थोड़ा सा हंगामा जरूर हुआ, सत्र है, सियासत भी हो गई, संग्राम भी हो गया, लंबा समय ये सत्र चलना है। इंतजार 9 तारीख का भी है कि बजट में क्या आता है, उस पिटारे से क्या निकलता है, देखते हैं और फिर चर्चा करेंगे कि आखिर जितनी उम्मीदें थी वो मिला या नहीं। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।